ये जो इस्तीफा उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ जी ने दिया, ये आपको नॉर्मल नजर आता है? नहीं, नॉर्मल तो है ही नहीं है। नॉर्मल कैसे होता है? तो उनको मोदी जी को सलाह करना चाहिए था और उसके बाद नॉर्मल कोर्स में रेजिग्नेशन देते। उसके बाद हाउस में उनका फेयरवेल होता, फेयरवेल स्पीच होती और सब लोग कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और घर जाते। तो फिर इसके पीछे कारण क्या नजर आता है, जो पहला कारण आपको दिखता? पिछले कुछ महीनों से इनकी और सरकार के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। तो या तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी या सही जगह पहुंच नहीं पा रही थी। वो उनकी नाराजगी से बढ़ रही थी। लेकिन ट्रिगर पॉइंट वो बना, वो नड्डा जी का बयान हाउस में, और दूसरा ये जो मोशन विपक्ष का इन्होंने एक्सेप्ट किया। उतने रिएक्शन सरकार में बैठे मंत्रियों के, बीजेपी के नेताओं के या फिर उसके सहयोगी दलों के नहीं थे जितने विपक्ष से जो है उनके सामने? सरकार के किसी भी मंत्री ने, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, और संसदीय कार्य मंत्री तो सीधे सीधे जिम्मेदार होते हैं, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ट्वीट नहीं। तो क्या हमें और मुखरता वर्तमान सरकार के खिलाफ और भी देखने को मिल सकती है? सत्ता मलिक साहब ने तो बहुत मुखरता दिखाई। मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र में पहले ही दिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आती है जब उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ जी अपना इस्तीफा दे देते हैं। और यह इस्तीफा भी आता है पहले दिन की जो पूरी कार्यवाही हुई उसके बाद, यानी रात 9 बजे, जब भारत के उपराष्ट्रपति के सोशल मीडिया हैंडल से उनका इस्तीफा सामने आया, जिसमें उन्होंने देश की राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजते हुए उनका, साथ ही साथ वर्तमान सरकार कैबिनेट का धन्यवाद दिया और साथ ही साथ ये कहा कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ये इजाजत नहीं दे रहा है कि वर्तमान इस पद पर बने रहें और इसलिए अपना वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये इस्तीफा आया उसके बाद कई सवाल जो हैं विपक्ष और अलग अलग गलियारों में उठने लगे, जिसमें यह कहा गया कि यह नॉर्मल इस्तीफा नहीं है। तो सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ पर कोई दबाव था? क्या इसके पीछे कुछ और कारण हैं, या फिर वास्तव में ही जो कारण उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, स्वास्थ्य, यही कारण इसके पीछे नजर आता है? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास जो शख्सियत है इस वक्त मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, मेरा सवाल सबसे पहले यही कि जो ये पूरा प्रोसेस भी मैंने बताया, ये जो इस्तीफा उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ जी ने दिया, ये आपको नॉर्मल नजर आता है? इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? नहीं, नॉर्मल तो है ही नहीं है। नॉर्मल कैसे होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को मान लीजिए स्वास्थ्य की समस्या है और अचानक उनको लगता है कि शायद हेल्थ का प्रेशर अब उनको काम नहीं करने दे रहा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था उनको? सबसे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री जी से भी समस्या शेयर करनी चाहिए। सामान्य स्थिति में यही होता है ना कि भाई मेरी ऐसी तबीयत, जैसे हम ही हैं या आप हो, अगर आपको कोई व्यक्तिगत कारण है, कोई इस्तीफा, तो अपने बॉस को आप कहेंगे जाके ना। आप ये प्रोटोकॉल में भले प्राइम मिनिस्टर के बॉस ना हो, लेकिन पार्टी के हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी भले राष्ट्रपति हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जिस तरह से हुआ तो धनखड़ जी का मोदी जी ने ही किया था ना, तो उनको मोदी जी को सलाह करना चाहिए था और उसके बाद नॉर्मल कोर्स में अपना रेजिग्नेशन देते। उसके बाद हाउस में उनका फेयरवेल होता, फेयरवेल स्पीच होती और सब लोग कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वो घर जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि पहले दिन उन्होंने 12 बजे बीएससी की मीटिंग की, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हाउस में बोले, उसके जवाब में नड्डा जी ने जो है जवाब दिया और बोलते बोलते ये कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड है, व्हाट आई से आई विल दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, जबकि चेयर पे बैठे हुए हैं वो। उसके बाद फिर 4:30 बजे बीएससी की मीटिंग होती है, उसमें सरकार की तरफ से कोई नहीं जाता। ये भी असामान्य परिस्थिति है कि पार्लियामेंट की बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो और उसमें सरकार के मंत्री न जाए, नेता सदन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। अच्छा, अब कहा जाता है कि साहब वो उनकी व्यस्तता थी और उन्होंने सूचित कर दिया था नेता सदन नड्डा जी ने और रिजिजू जी ने, तो उपनेता होते हैं सदन में, उपनेता जा सकते थे। और 3 हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, किरण रिजिजू साहब हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं और एक मुरुगन साहब हैं। तो 3 में से कोई एक जा सकता था, लेकिन कोई नहीं गया। तो क्या संकेत था? तो ये सामान्य बात है क्या? और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो ये मीटिंग अगले दिन हम 12:30 बजे या 1 बजे करेंगे। अगले दिन की मीटिंग शेड्यूल की उन्होंने, बिल्कुल। यानी उस समय तक वो अपने पद पर बने रहने के मूड में थे या बने पद से हटने का कोई मूड नहीं था। कोई मूड नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि इस्तीफा हो। तभी तो अगले दिन की मीटिंग की है, वरना जॉन के घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 7 बजे तक कहते हैं कि सब ठीक ठाक था। 9 बजे वो उस अनशेड्यूल्ड मीटिंग सीधे राष्ट्रपति भवन चले जाते हैं, किसी को सूचना नहीं है। और अचानक राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी भी शक्ति में आ जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब आ गए। अब वाइस प्रेसिडेंट को रोके कौन? सीधे पहुंच जाते हैं और जाके
जब कार्यालय को पता चलता है उपराष्ट्रपति आए हैं, राष्ट्रपति जी को सूचित किया जाता है, वो आती हैं और वो अपना इस्तीफा पकड़ा देते हैं। और इस्तीफा पकड़ा के वो कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं इस पर प्रधानमंत्री जी से चर्चा करूँगी, इस पर उसके बाद विचार करूँगी, यही कहेंगे राष्ट्रपति, और क्या कहेंगे? क्योंकि ना तो वो एकदम से स्वीकार कर सकती, ना खारिज कर सकती, उन्हें तो भाई देखना है सरकार का क्या मूड है। वो उसके बाद वो चले आते हैं और आते ही उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो ये सामान्य तो नहीं है जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई, सामान्य परिस्थिति में ये सब होने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए ये इस्तीफा तो असामान्य है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है ये। अब सर सवाल दूसरा फिर यही होता है कि अगर ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, ऐसे तो इस्तीफा जो है वो नहीं होना चाहिए था, तो फिर इसके पीछे कारण क्या नजर आता है, जो पहला कारण आपको दिखता हो? देखिए, कारण, प्रकट कारण, असली कारण तो धनखड़ जी को पता होगा, या सरकार में जो शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनको पता हो सकता है। हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पर्यवेक्षक के नाते, जर्नलिस्ट के नाते, मुझे लगता है कि पिछले, और जो जिस तरह की खबरें आ भी रही हैं सामने, सोर्सेज के हवाले से हम लोगों को भी बताया जा रहा है, सरकार के सूत्र बता रहे हैं, अखबारों में भी आ रही हैं कि पिछले कुछ महीनों से इनकी और सरकार के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। उनके कुछ ग्रीवांसेस थे उपराष्ट्रपति महोदय के, जो वो सरकार से बार बार कह रहे थे, तो या तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी या सही जगह पहुंच नहीं पा रही थी, और जिसको वो चाहते थे। अब वो ग्रीवांसेस, उनका मानना था कि ये एक उपराष्ट्रपति का अधिकार है इन चीज़ों पे, जो उनको नहीं मिल रहा है। और सरकार का इस मामले में क्या है रुख, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो उनकी नाराजगी उससे बढ़ रही थी। कुछ प्रोटोकॉल के इशू थे, कुछ और इश्यूज थे। उसके बाद धीरे धीरे, और इसी बीच उनकी जो है विपक्ष के नेताओं से नज़दीकी बढ़ गई, जबकि पिछले इसके 1 साल पहले ही विपक्ष जो है चुनाव से बिल्कुल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। उनकी मिमिक्री हुई थी, उनका पूरा विपक्ष तो आरोप ही लगाता था कि सरकार की बात करते हैं, सरकार आप बात ही नहीं रखने देते, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। तो फिर विपक्ष से उनकी नज़दीकी पड़ गई। जब बीच में वो एम्स में भर्ती थे, जब उनको हृदय का दौरा हुआ था सीने में, और वो सर्जरी हुई, उनकी इलाज हुआ, तो उन्होंने बाद में आके हाउस में इस बात कहा कि सोनिया गांधी ने, ममता बनर्जी ने उनका रोज़ हाल पूछा उनकी पत्नी से, सोनिया जी की तारीफ की उन्होंने। फिर वो कई सार्वजनिक मंचों पर जाने लगे थे। उनकी जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई थी। आमतौर पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो खास करके बहुत ही चुने हुए कार्यक्रम में जाते हैं बाहर, और उपराष्ट्रपति भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सेलेक्टिव होती है। लेकिन धनखड़ जी और दिल्ली के बाहर उपराष्ट्रपति वगैरह थोड़ा कम ही जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम में ही जाते हैं। अगर निजी कार्यक्रम होता है तो आमतौर पर कम जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद, जब शेखावत जी भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, तो मेरे पास कुछ लोग आए थे हमारे कानपुर से, उनका एक प्रोग्राम चाहते थे, तो मैंने शेखावत जी से अनुरोध किया था कि सर आप चले जाएं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा था कि बेटा ये प्राइवेट कार्यक्रम है, मैं इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि सारा मेरा सरकारी वो होगा और ये उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे और कोई व्यवस्था भी नहीं। हाँ, अगर उस शहर में कोई सरकारी कार्यक्रम मेरा लगा होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए समय निकाल के वहाँ जा सकता हूँ। तो ये इस तरह का, या शादी ब्याह किसी का हो, बहुत करीबी हो, तो वो अलग बात हो, निजी कार्यक्रम वो तो, लेकिन ये जाने लगे थे धनखड़ जी राजस्थान में, हरियाणा में, जहाँ भी, और वहाँ जाकर के काफ़ी आउटस्पोकन हो गए थे, जो एक तरह से उपराष्ट्रपति आमतौर पर संवैधानिक पद होने के कारण गरिमा रखते हैं उस तरीके की। फिर जुडिशरी को लेकर के जिस तरह से एकदम आक्रामक थे, चाहे एनजेएससी को लेकर के, जस्टिस वर्मा वाले मामले पे बहुत, और इवन जो अभी ये मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर के, तो इन्होंने एकदम, जितना सरकार ने भी जितनी आक्रामकता से बात नहीं की, उतना इन्होंने की कि कोई भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता। हालांकि बात तो ठीक ही थी, लेकिन आमतौर पर ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। ये देश के प्रधानमंत्री बोलें, विदेश मंत्री बोलें, या कोई और मंत्री बोले, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बोलते हैं इन सब चीज़ों पे, उनका कंसर्न नहीं है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कंसर्न नहीं है, लेकिन ये बोलते थे, बोले, काफ़ी बोले, उस पर लगातार बोले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह उन्होंने मुंबई में एक प्रोग्राम में एकदम से एक तरह से काउंटर कर दिया, बिल्कुल वो कर दिया कि बैठे हुए हैं किसान और आप क्या कर रहे हैं, आप पल पल भारी पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें कही उन्होंने, काफ़ी सख्त लहजे में बोला। तो ये सब चीज़ें बता रही थी कि कहीं ना कहीं ये असहज हैं सरकार को लेके, और सरकार इनसे शायद असहज होगी, जो भी है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे पक रही थी, लेकिन ट्रिगर पॉइंट वो बना
वो नड्डा जी का बयान हाउस में, और दूसरा ये जो मोशन विपक्ष का इन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। जस्टिस वर्मा वाला नहीं, जस्टिस वर्मा वाला उसमें 63 विपक्षी सदस्यों को हस्ताक्षर थे। लोकसभा में वो जब मोशन आया तो उसमें सरकार लीड कर रही थी उसको, और 145 या 147 सांसदों के दस्तखत थे उसमें, इंक्लूडिंग लीडर अपोजिशन राहुल गांधी के भी, और सरकार के दस्तखत सत्ता पक्ष के पहले थे, बाद में अपोजिशन के थे। यहाँ क्या हुआ कि 63 सांसद अपोजिशन के थे और सरकार का एक भी सांसद नहीं था, और ये विपक्ष की एक रणनीति थी कि यहाँ सरकार को एम्बेरसमेंट में डालो, कि सीधे जो है अपना मोशन दे दो। इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो ट्रिगर पॉइंट बना, और सरकार को उसकी जानकारी नहीं, सूचना नहीं, तो बिल्कुल ही मतलब अजीब सी स्थिति हो गई। और फिर इन्होंने उसको हाउस में अनाउंस कर दिया। ये हो सकता था कि ये जब अपोजिशन के लोग गए थे मोशन दिया, रख लेते कि जाइए, फिर सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री से बता देते भाई ये मोशन आया, बताइए क्या करें, और हम इसको, इन्होंने उसको अनाउंस कर दिया। तो ये ट्रिगर पॉइंट बने हैं मिलता है। फिर वो बीएससी की बैठक में सरकार का ना आना, उसके बाद शायद इनको लग गया होगा धनखड़ साहब को कि अब ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। कहा जाता है कि ऊपर से सरकार से किसी वरिष्ठ स्तर से कोई फ़ोन भी आया इनको शाम को, जिस पे इनसे कुछ मैसेज इनको कन्वे किया गया कि भाई जो भी बिल्कुल कई इसमें चीज़ें जो हैं अभी घूम भी रही हैं, पब्लिक डोमेन में भी वो चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन सूत्र जो है जिस तरीके की जानकारी, जैसा सर आपने भी कहा, जैसे राजेश शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी ट्वीट है कि सरकार से फ़ोन आया किस मंत्री का, उसके बाद इस्तीफे का मन बना। तो ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई हैं सूत्रों के हवाले से, सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है बड़ा ठंडा सा ट्वीट है। मैं उसी पर आने वाला था कि जो रिएक्शन आया सरकार की तरफ से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो रिएक्शन सामने आ रहे थे एजेंसीज के सामने, या फिर जो भी जर्नलिस्ट रिएक्शंस लेना चाह रहे थे, उतने रिएक्शन सरकार में बैठे मंत्रियों के, बीजेपी के नेताओं के या फिर उसके सहयोगी दलों के नहीं थे जितने विपक्ष से जो है उनके सामने। नहीं, वो देखिए, आप अगर तुलना करें, जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने थे उस समय जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने जब इन्होंने चार्ज लिया था, जो स्पीच दी थी, अगर आप वो देखें, और जितनी प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी इनकी, कि इतने बड़े कानूनविद, इतने बड़े संविधान के जानकार कानून के, और इतना लंबा राजनीतिक जीवन, किसान के बेटे, ज़मीन से जुड़े हुए, सब उनकी तारीफ की थी। उस हिसाब से जो विदाई ट्वीट आया है प्रधानमंत्री जी को, तो बहुत 2 लाइन का है। सरकार के किसी भी मंत्री ने, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, और संसदीय कार्य मंत्री तो सीधे सीधे जिम्मेदार होते हैं, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ट्वीट नहीं, और जो फेयरवेल स्पीच होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी नहीं, उसका भी नहीं। जबकि मुझे याद है कि देखिए, असामान्य परिस्थितियों में इस्तीफा तो पहला हुआ है धनखड़ जी का, लेकिन कार्यकाल के बीच में एक इस्तीफा वीवी गिरी साहब का हुआ था जब उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। भैरव सिंह शेखावत जी का भी हुआ था, थोड़ा सा कार्यकाल बचा था उनका 1 महीने का, क्योंकि जुलाई में वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे। हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से। तो उनकी जो विदाई स्पीच हुई थी हाउस में, और उसके बाद उनकी विदाई उस बैठक में अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे सांसदों ने जो शेखावत जी के सम्मान में बातें की थी, वो तो सुने लायक, देखने लायक थी। यही हामिद अंसारी साहब के उसमें हुआ था जब उनका विदाई हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, कुछ थोड़ा उसमें तंज भी किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको एक भाषण, विदाई समारोह हुआ था। धनखड़ जी का तो अब तो आ ही नहीं रहे वो, और आएंगे भी नहीं जिस तरह के। तो ये सामान्य कहाँ है सर, क्योंकि आपने कई चीज़ों का भी जिक्र किया, लेकिन जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके का उनके स्टेटमेंट्स थे, अमूमन जो उपराष्ट्रपति पद पर या फिर राष्ट्रपति के पद पर जो संवैधानिक पद हैं उन पर जो भी लोग होते हैं वो इस तरीके के कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मुखरता थी। लेकिन अगर बीजेपी से या वर्तमान सरकार की पार्टी लाइन से देखें तो वो काफ़ी मैच करता था। अगर जस्टिस को लेकर जिस तरीके का स्टैंड उनका, फिर या फिर जो है न्यायपालिका को लेकर जो भी स्टैंड था, एनजेएससी को लेकर था, वो भी लगभग जो है मैच करता था, लेकिन मुखरता थी उस पर, मुखरता जो है कही जा सकती है। वो क्या इतना असहज कर सकती है वर्तमान परिस्थितियों में कि ये हालत हो जाए कि मानसून सत्र का पहला दिन आखिर में जाकर जो इस्तीफा हो जाए? यही तो समस्या थी। मैच तो करती थी, लेकिन कई बार वो इतना बोल जाते थे कि सरकार असहज हो जाती थी, माना ही जाता था सरकार के इशारे पे बोल रहे हैं,
जैसी छवि बन गई थी, जैसी छवि बन गई थी। साहब ये जो भी बोलते हैं सरकार के इशारे पे बोलते हैं। अब उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट पे एकदम से अटैक कर दिया, ये कह दिया कि चुनी हुई सरकार सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, ये सब बातें सरकार नहीं कहती है। और वो जब कह रहे हैं तो मैसेज ये जाता था जनमानस में भी और न्यायपालिका में भी कि सरकार कहलवा रही है। तो सरकार के लिए तो दिक्कत होती थी ना, असहज वाली। जैसे किसी पिता का शैतान बच्चा हो और पिताजी भी मान लीजिए कुछ उसकी शैतानियाँ बर्दाश्त करते हों और थोड़ा कहते हो हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, और वो ओवर उनका एक थप्पड़ मारा, उसे जाकर घूसा मार दिया, तो माना दे जाएगा कि पिताजी के कहने पे घूसा मारा है, पिताजी ने खाली थप्पड़ के लिए ही कहा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार का सहज है स्वाभाविक। भाई कोई भी सरकार, देखिए कोई भी सरकार न्यायपालिका से सीधे टकराव नहीं लेती है, लेना भी नहीं चाहिए। दोनों तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये संविधान के और भारतीय लोकतंत्र के गणतंत्र के तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं, अंग हैं। तीनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, अपना अपना डोमेन है, अपनी अपनी स्वायत्ता है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि सीधे टकराव ले, और इसीलिए देखिए एनजेसी क्यों माना। कोई भी सरकार, चाहे यूपीए सरकार थी, चाहे मौजूदा सरकार है, इसके पहले एनडीए सरकार थी, वाजपेयी, एनजेसी के पक्ष में कोई नहीं था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट और ने कॉलेजियम सिस्टम बनाया तो उस कॉलेजियम सिस्टम को मान रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में कोई नहीं था। एनजेसी लाना चाहते थे लेकिन सरकार नहीं ला पा रही है, क्योंकि जुडिशरी को अब नाराज नहीं करना चाहते हैं, हॉस्टाइल नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे, भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें पार्टी कौन होता है ज़्यादातर मामलों में? सरकार। ज़्यादातर जो मुकदमे आते हैं, चाहे वो छोड़ दिए आपराधिक मुकदमे जो व्यक्तियों के खिलाफ होते हैं, आमतौर पर जो मुकदमे होते हैं उसमें सरकार पार्टी होती है। तो कोई सरकार क्यों हॉस्टाइल करेगी? तो धनखड़ साहब जब बोलते थे और जब एबव द बोर्ड हो जाते थे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता था कि सरकार ही कहने बोल रहे, जबकि सरकार कहने पर नहीं, सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। तो ये भी दिक्कत है सरकार को। आप याद कीजिए किरण रिजिजू साहब बोले थे, लॉ मिनिस्टर थे, उसके बाद से लॉ मिनिस्ट्री चली गई थी ना उनकी। सर आपको अब जो सिचुएशंस हैं वो क्या नज़र आती हैं कि अगर ये स्थिति है तो क्या हमें और मुखरता वर्तमान सरकार के खिलाफ और भी देखने को मिल सकती है? जो उनका जिस तरीके का व्यक्तित्व है जो हमने देखा पिछले कुछ वक्त में, जैसा आपने कहा कि वो मुखरता जो लगातार दिख रही थी, क्या वो सरकार को लेकर भी हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए ऐसा है कि अब धनखड़ साहब क्या करेंगे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। सतपाल मलिक साहब ने तो बहुत मुखरता दिखाई पद से हटने के बाद। वो तो पद पे बैठे हुए भी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही थी जो कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कहता, लेकिन उन्होंने बोला और उससे सरकार असहज हुई, दिक्कत हुई। अब धनखड़ साहब क्या ऐसा करेंगे ये तो कहना मुश्किल है कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो दिक्कत होगी सरकार को, क्योंकि फिर मतलब कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी, मान लीजिए ऐसी जो सरकार को असहज करें, तो उसको सरकार के लिए दिक्कत वाली बात होगी। विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा अगर वो ऐसा करते हैं तो। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, अपने घर पे हैं, अपना ठीक है, अपना आगे की लाइफ अपने सामान्य तरीके से जिएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, भाषण देते हैं, बोलते हैं, इस तरह की ऐसी कोई बात जो सरकार को दिक्कत में डाले, तो उसका मुद्दा विपक्ष बनाएगा। और विपक्ष तो अभी बना रहा है, जिस तरह से वो हटे हैं, और अब तो विपक्ष बड़ा उनको तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। वो तो पूरा चेंज हो गया, वही विपक्ष विश्वास प्रस्ताव लेकर आते थे। हाँ, विश्वास प्रस्ताव लेके आए। उनको सरकार का वो कहता था कि सरकार की प्रवक्ता हैं, सरकार की तमाम सारी चीज़ें जो है उन पर आरोप लगते थे, और अब वही कह रहे हैं कि साहब किसान का बेटा और बड़े काबिल थे, बहुत ही तो ये तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो इस तरह के राजनीतिक सोच बदलते हैं। ये राजनीति में बहुत नया नहीं है, लेकिन धनखड़ साहब के साथ हो रहा है। ये धनखड़ साहब के साथ हुआ, जो अपोजिशन को इस वक्त तो इतने भा रहे हैं, वही अपोजिशन है जो पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है कि ये जो एबनॉर्मल तरीके से जो रेजिग्नेशन जो है वो दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का, और आखिर क्या ये दबाव की वजह से हुआ या फिर स्वास्थ्य कारण जो हवाला यहाँ पर दिया गया उसी वजह से जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया, और भविष्य में अब वो क्या कुछ करने वाले हैं, उनका क्या कुछ जो है वक्तव्य होंगे, किस तरीके की उनकी मुखरता होगी, इस पर भी कहीं ना कहीं रहेगा। स्वास्थ्य का जो कारण है वो तो प्रकट कारण है। हम लोग संस्थान बदलते हैं, अपना इस्तीफा देते रहे नौकरियों से, आप भी चेंज करके आए, तो क्या लिखते हैं? कुछ तो लिखना पड़ेगा, पर्सनल रीजन लिखता है ना, पर्सनल रीजन। अब कोई ये नहीं पूछता पर्सनल रीजन क्या है।
आप ये नहीं लिखते कि भाई मैं अपने बॉस से नाराज था इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, या हमको ज़्यादा बड़ा ऑफर मिल गया है इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। पर्सनल डिटेल लिखते हैं, तो व्यक्तिगत कारणों से। तो ये स्वास्थ्य कारण व्यक्तिगत कारण है, प्रकट कारण है ये। तो प्रकट कारण सिर्फ यही है, और जो वास्तविक कारण है वो इनसाइड स्टोरी है। जैसा विनोद जी ने कहा कि वो तो असलियत धनखड़ जी जानते हैं, या फिर वर्तमान सरकार में बैठे हुए तमाम जो शीर्ष लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वही इसका कारण वास्तव में यहाँ पर बता सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।